हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइन यूपीपीएससी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम हरित क्रांति को डिस्कस करेंगे। आपके पेट के सिलेबस में हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रिवॉल्यूशन मेंशन किया हुआ है। यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, तो आइए डिस्कस कर लेते हैं। जहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं या पूछे गए हैं, वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा। बाकी आप इसको डिटेल में एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आइए इसका पहले इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। सबसे पहले 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा क्या है हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। नॉर्मन बोरलॉग कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो ये मैक्सिको के वैज्ञानिक थे, नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, तो इन्हीं की ही देन है, इसीलिए इनको जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन का पिता कहा जाता है, विश्व की बात करें अगर तो। ठीक है, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति के जनक विश्व में कौन कहलाते हैं? तो नॉर्मन बोरलॉग कहलाते हैं। ठीक है, इनका नाम याद रखना है। लेकिन अगर इंडिया की बात करते हैं तो फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया की बात करें तो एम.एस. स्वामीनाथन को इसका श्रेय जाता है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। वर्ल्ड की बात करता है यानी पूरे विश्व में बात करता है तो नॉर्मन बोरलॉग थे हरित क्रांति के जनक। और अगर इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में हरित क्रांति के जनक कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसकी प्रारंभिक एक सफलता जो है वो मैक्सिको एवं भारतीय उपमहाद्वीप में देखी गई थी। ठीक है, 1967-68 तथा 1977-78 की अवधि में हुई हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न की कमी वाले देश की श्रेणी से निकालकर विश्व के अग्रणी देशों की सूची में पहुंचा दिया था। ठीक है, तो 1967-68 और 1977-78 में हरित क्रांति का पहला चरण और दूसरा चरण जब चलाया गया तो भारत जो है वो एक विश्व में अग्रणी कृषि देशों की सूची में आ गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, वर्ष 1970 में नॉर्मन बोरलॉग को उच्च उपज देने वाली किस्मों यानी कि हाई यील्ड वैरायटीज HYVs को विकसित करने के लिए इन्हें नोबेल का शांति पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। किसे? नॉर्मन बोरलॉग को। ठीक है, जो कि पूरे विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है, आइए देख लेते हैं कि हरित क्रांति के उद्देश्य क्या थे। पहला पॉइंट है, सेकंड 5 ईयर प्लान यानी कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में उत्पन्न भुखमरी की समस्या को दूर करने के लिए हरित क्रांति की आवश्यकता महसूस की गई। इसके अलावा कृषि का आधुनिकीकरण, बुनियादी ढांचे का विकास, कच्चे माल की आपूर्ति करना इसका उद्देश्य था। कृषि औद्योगिक दोनों ही क्षेत्रों के श्रमिकों को रोजगार प्रदान करना हरित क्रांति का उद्देश्य था। अनुकूल या विषम जलवायु तथा रोगों का सामना करने में सक्षम पौधों को विकसित करना भी हरित क्रांति का एक उद्देश्य था। इसके अलावा कृषि का वैश्वीकरण करना भी हरित क्रांति का उद्देश्य रहा था। ओके, नेक्स्ट आइए जान लेते हैं कि हरित क्रांति के मूल तत्व क्या थे। ओके, इसके मूल तत्वों में क्या समाहित था? कृषि क्षेत्र का विस्तार करना। नेक्स्ट है दोहरी फसल प्रणाली को अपनाना, क्योंकि उस समय जो है कृषि यानी कि खेती जो है वो वर्षा पर ही निर्भर थी, इसलिए वर्ष में सिर्फ एक बार ही खेती की जाती थी। लेकिन हरित क्रांति को जब लाया गया तो इसका उद्देश्य या इसके मूल तत्व में क्या समाहित था कि वर्ष में 2 बार फसल ली जाए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है उन्नत अनुवांशिक बीजों का भी प्रयोग। ठीक है, इसके लिए इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च द्वारा गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का की उच्च उपज देने वाली नई किस्मों का विकास किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। क्रांति में शामिल महत्वपूर्ण फसलें क्या थी? ये टोटल 5 फसलें हैं जो कि शामिल थी। गेहूं है, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का। अब यहाँ पे ना आप इसको ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कि हरित क्रांति में कुल कितने फसलों पर फोकस किया गया था? तो 5, केवल इसमें 5 फसलें ही शामिल थी, गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा और मक्का। ठीक है, टोटल 5 फसलें थी, ये याद रखिएगा। ओके, क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित में से हरित क्रांति जब चलाई गई तो निम्नलिखित में से कौन सी फसल इसमें शामिल नहीं थी? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखिएगा। गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा और मक्का, ये टोटल 5 फसलें जो हैं हरित क्रांति के तहत अपनाई गई थी। ठीक है, इन पर ही ज्यादा ध्यान दिया गया था। चलिए आगे देखते हैं, आइए जान लेते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया यानी कि भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी हरित क्रांति लाने का जो है आवश्यकता क्यों पड़ी, हरित क्रांति लाने की आवश्यकता, तो इसका बैकग्राउंड क्या रहा था, आइए जान लेते हैं। तो 1943 में भारत जो है विश्व में सर्वाधिक खाद्य संकट से पीड़ित देश था। ठीक है, बंगाल में अकाल के कारण पूर्वी भारत में लगभग 4 मिलियन यानी कि 40 लाख लोग भूख से मारे गए थे। ठीक है,
तो इन सब कारणों से जो है हरित क्रांति की आवश्यकता महसूस हो रही थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1947 से 67 के बीच क्या हुआ था, सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर कृषि क्षेत्रों में विस्तार का प्रयास किया गया, ठीक है। लेकिन प्रयास तो किया गया, लेकिन क्या हुआ कि जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही थी कि खाद्यान्न की आपूर्ति कम पड़ जा रही थी, ठीक है। तो जनसंख्या बढ़ रही थी लेकिन खाद्यान्न की आपूर्ति जो है नहीं हो पा रही थी पर्याप्त, ठीक है। आगे, और जब खाद्यान्न की आपूर्ति नहीं हो पा रही थी जनसंख्या के अकॉर्डिंग, तो क्या हुआ, फलस्वरूप जो है हरित क्रांति का उदय हुआ और हरित क्रांति जो है लाएगी भारत में। और इसमें जो है हरित क्रांति में किसका सहयोग रहा था, तो भारत सरकार और अमेरिका की जो है फोर्ड एंड रॉकफेलर फाउंडेशन ने इसमें जो है सहयोग किया था, ठीक है। याद रखिएगा कि भारत के साथ कितने सहयोग किया था, तो अमेरिका की फोर्ड एंड रॉकफेलर फाउंडेशन ने, ठीक है, फोर्ड एंड रॉकफेलर फाउंडेशन द्वारा जो है वित्त पोषित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है, याद रखिएगा कि भारत में 1967-68 और 2003-04 के बीच गेहूं के उत्पादन में 3 गुना से भी अधिक वृद्धि हुई थी, गेहूं के उत्पादन में स्पेशली। इस नाते इसे हरित क्रांति को जो है गेहूं क्रांति के भी नाम से जाना जाता है, तो ये याद रखिएगा। और अनाजों में कितने की वृद्धि हुई थी, 2 गुना की वृद्धि हुई थी, ठीक है। तो सर्वाधिक वृद्धि याद क्या रखना है आपको कि सर्वाधिक वृद्धि जो है वो गेहूं के उत्पादन में हुई थी 1967 और 68 के बीच, और इसके अलावा 2003 से 4 के बीच गेहूं के उत्पादन में 3 गुना से भी ज़्यादा अधिक वृद्धि हुई। इस वजह से ही हरित क्रांति को गेहूं क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और अनाजों में 2 गुना की वृद्धि हुई थी। ओके, आगे देखते हैं। आइए देख लेते हैं कि हरित क्रांति के प्रभाव क्या पड़े थे। तो हरित क्रांति के कुछ सकारात्मक प्रभाव हुए और कुछ नकारात्मक प्रभाव हुए, ठीक है। तो आइए जान लेते हैं कि सकारात्मक प्रभाव में क्या क्या शामिल है। तो हरित क्रांति जब लाएगी तो इससे क्या हुआ कि फसल उत्पादन में वृद्धि हुई, ठीक है। फसल उत्पादन में कैसे वृद्धि हुई देख लेते हैं इसको। 1978 से 79 के मध्य 131 मिलियन टन अनाज का उत्पादन हुआ। कितना, 131 मिलियन टन अनाज का उत्पादन हुआ, ठीक है। और जब इतना उत्पादन हुआ तो क्या हुआ कि भारत जो है वो विश्व में सबसे बड़े कृषि उत्पादक देश के रूप में उभर के आया, ठीक है। 1978-79 में 131 मिलियन टन अनाज का उत्पादन हुआ, जिसकी वजह से भारत जो है विश्व में सबसे बड़े कृषि उत्पादक देश के रूप में उभर कर आया। इसके अलावा और क्या हुआ, खाद्यान्न आयात में कमी आई, यानी कि हम बहुत ज़्यादा दूसरे देशों पर निर्भर थे उस समय और विदेशों से ही आयात किया जाता था बहुत सारा अनाज, ठीक है। तो जब हमारे यहाँ हरित क्रांति लाई गई, फसल उत्पादन में वृद्धि हुई, तो इससे क्या हुआ, खाद्यान्न आयात में कमी आई, ठीक है। और जब खाद्यान्न आयात में कमी आई, क्या हुआ कि भारत आत्मनिर्भर बन गया और इतना अनाज उत्पादित हुआ हरित क्रांति लाने की वजह से कि भारत जो है अधिशेष होने लगा भारत में, और भारत जो है निर्यात करने की स्थिति में पहुंच गया था, ठीक है। इसके अलावा क्या हुआ कि किसानों को भी लाभ हुआ हरित क्रांति आने से, क्योंकि जब अधिशेष उत्पादन हुआ तो किसानों की आय में वृद्धि हुई और उन्होंने अपने अधिशेष का भी क्या, फिर से जो अपनी अधिशेष आय थी, यानी जिससे उन्हें अर्निंग हो रही थी, उनकी आय में बढ़ोतरी हुई थी, तो फिर से उन्होंने निवेश करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इसके अलावा क्या हुआ था, औद्योगिक विकास हुआ, ठीक है। औद्योगिक विकास कैसे हुआ, इसमें क्या हुआ था कि कृषि का मशीनीकरण किया गया, ठीक है। कृषि का मशीनीकरण किया गया, बड़ी बड़ी जो है मशीनें यूज की जाने लगी, जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेशर, कंबाइन है, डीजल इंजन, पंपिंग सेट एक्सेट्रा। मशीनों की मांग जो है बढ़ने लगी, ठीक है। और इसके अलावा रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों, खरपतवारनाशी आदि की भी मांग बढ़ी, ठीक है। तो ये औद्योगिक विकास के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसके अलावा और भी क्या पॉजिटिव परिणाम आए थे, ग्रामीण रोजगार में भी वृद्धि हुई। तो ग्रामीण रोजगार में वृद्धि कैसे हुई, क्योंकि औद्योगिक कारखानों, पनबिजली स्टेशनों से संबंधित सुविधाओं का निर्माण होने से रोजगार में वृद्धि हुई, ठीक है। वहां पे लोगों को रोजगार मिलने लगा। आइए जान लेते हैं इसके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़े थे हरित क्रांति आने के, ठीक है। नकारात्मक प्रभाव में क्या आ जाएगा, सबसे पहले है मोटे अनाज, दलहन, तिलहन, इसमें जो है शामिल किया ही नहीं गया, क्योंकि आपको पता है सिर्फ 5 फसलें हरित क्रांति के दौरान जो है शामिल की गई थी। क्या था, गेहूं, चावल,
गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा और मक्का। ठीक है, 5 फसलें थी, नाम याद रखिएगा। तो इसमें जो है मोटे अनाज और तिलहन और दलहन को जो है शामिल ही नहीं किया गया, इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट था। इसके अलावा कपास, जूट, चाय, गन्ना जैसी व्यापारिक फसलों या व्यावसायिक फसलों को भी शामिल नहीं किया गया था। और और हाई यील्ड वैरायटीज प्रोग्राम जो था यह केवल 5 फसलों तक ही सीमित था। क्या था? गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल तक ही सीमित, क्योंकि इन 5 फसलों के लिए ही उन्नत किस्म के बीजों का विकास किया गया था ICAR द्वारा। ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। इसके अलावा इसकी क्या कमियां थी कि इसमें क्या था कि क्षेत्रीय असमानताएं भी थी। किसी क्षेत्र में ज्यादा हरित क्रांति का इफेक्ट पड़ा, किसी क्षेत्र में नहीं पड़ा, कोई क्षेत्र अछूता ही रह गया इससे। सबसे अधिक प्रभाव कहाँ पड़ा था? तो पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दक्षिण भारत की बात करें तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। इसके अलावा रासायनिक खादों का या रसायनों का अधिक प्रयोग किया गया, जो कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या डाला कि पर्यावरण और मृदा प्रदूषण में वृद्धि हुई। ठीक है, इसके अलावा क्या हुआ कि पानी की भी खपत बहुत ज़्यादा होने लगी। ठीक है, इससे क्या हुआ, पंजाब, हरियाणा वगैरह में पानी का जलस्तर बहुत ही निम्न हो गया, वहाँ पे पानी की कमी आज भी देखी जाती है। ठीक है, क्योंकि चावल के लिए बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है सिंचाई के लिए। इसके अलावा क्या, बेरोजगारी की भी समस्या बढ़ी। ठीक है, तो कहीं रोजगार मिला तो कहीं जो है बेरोजगारी की समस्या भी सामने आई, क्योंकि जब कृषि का यंत्रीकरण कर दिया गया तो जो मजदूर जो है काम करते थे उनका स्थान जो है बड़ी बड़ी मशीनों ने ले लिया, तो कृषि यंत्रीकरण से भी बेरोजगारी की समस्या भी सामने आई। इसके अलावा स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा था, क्योंकि बहुत ज्यादा रसायनों का प्रयोग किया जा रहा था। ठीक है, जैसे जैसे कैंसर और गुर्दे यानी किडनी का फेल होना, ये सारी बीमारियां जो है सामने आने लगी थी। ठीक है, तो उसमें जो रसायनों का प्रयोग किया जाता था उसमें कौन कौन से थे एक बार देख लेते हैं इनका नाम। जैसे है आपका फास्फामिडोन, मिथोमाइल, ट्राइजोफोस और मोनोक्रोटोफॉस। ठीक है, तो ये सारे रसायनों का जो है यूज किया जाता था, फास्फामिडोन, मिथोमाइल, ट्राइजोफोस, मोनोक्रोटोफॉस। ओके, चलिए आगे देखते हैं। इसके अलावा हरित क्रांति कृषि योजना लाई गई थी 2005 में भारत सरकार द्वारा। इसका उद्देश्य क्या था लाने का? हरित क्रांति कृषि योजना लाने का उद्देश्य क्या था भारत सरकार का, जो कि 2005 में लाई गई थी? इसका उद्देश्य था कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु, किसानों की आय बढ़ाने हेतु कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र को समग्र एवं वैज्ञानिक तरीके से विकसित करना। इसलिए हरित क्रांति कृषि योजना लाई गई थी। इसके अलावा सदाबहार हरित क्रांति योजना क्या है, ये भी जान लीजिए। इसमें क्या है कि केवल उन्हीं उत्पादों की उत्पादकता में वृद्धि की गई जो पर्यावरणीय दृष्टि से सुरक्षित, आर्थिक रूप से व्यवहार्य और सामाजिक रूप से टिकाऊ हो। ठीक है, तो ये थी सदाबहार हरित क्रांति। ठीक है, आगे देखते हैं। आइए हरित क्रांति को एक वन शॉर्ट्स में जान लेते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि हरित क्रांति शब्द के सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? तो ये थे विलियम गैड। ठीक है, क्वेश्चन पूछे अगर कि हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो विलियम गैड ने किया था। ठीक है, इसके अलावा हरित क्रांति के जनक कौन थे, विश्व में बात करें और भारत में बात करें। ठीक है, तो विश्व में बात करते हैं तो कौन थे? नॉर्मन ई बोरलॉग थे। पूरे विश्व में हरित क्रांति के जनक किसको माना जाता है? नॉर्मन ई बोरलॉग को माना जाता है। ये कृषि वैज्ञानिक थे, कहाँ के? मैक्सिको के। ठीक है, और भारत में बात करें, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो MS स्वामीनाथन थे। ठीक है, और भारत में शुरुआत कब हुई थी हरित क्रांति की? तो ये हुई थी 1967-68 में पहला चरण लाया गया था, और दूसरा चरण 1977 से 78 में लाया गया था। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में प्रारंभिक क्षेत्र क्या रहे थे हरित क्रांति के? तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ठीक है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ठीक है, और इसके प्रमुख घटक क्या रहे थे? तो इसमें प्रमुख घटक क्या थे? उन्नत बीजों का प्रयोग, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, कीटनाशकों का प्रयोग, खरपतवार नाशकों का प्रयोग और सिंचाई और साख सुविधा उपलब्ध कराना। ओके, आइए इसका इफेक्ट देख लेते हैं। आपको पहले डिटेल में बताया गया है। इसके प्रभाव जो है वो नकारात्मक, सकारात्मक भी पड़े और नकारात्मक भी पड़े। ठीक है, तो सकारात्मक प्रभाव में क्या था कि कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, खाद्यान्न आत्मनिर्भरता आई,
गेहूं चावल के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई, ठीक है, और गेहूं में तो सर्वाधिक वृद्धि हुई थी, इसी नाते इसको 3 गुना से भी ज़्यादा की वृद्धि हुई थी गेहूं उत्पादन में, इसलिए हरित क्रांति को गेहूं क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इसके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़े थे? अत्यधिक जल का दोहन किया गया, मृदा लवणता में वृद्धि हुई और कृषि प्रतिरूप में भी बदलाव आया, क्रॉप पैटर्न में भी चेंज आ गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, 2 पॉइंट जो कि आपको एग्जाम में ना बहुत बार पूछा गया है कि भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, तो 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। नेक्स्ट पूछता है भारत को कितने कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्रों में बांटा गया है, तो 20 कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्रों में बांटा गया है, याद रखिएगा, ठीक है। कितने कृषि क्षेत्रों में बांटा गया है, तो 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है और 20 कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्रों में बांटा गया है, ठीक, ये याद रखना है। कृषि जलवायु क्षेत्र 15 है और 20 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र हैं, ठीक है। आई होप फ्रेंड्स आपको क्लास समझ में आई होगी अच्छे से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।